Hello, my dear friends. Very good evening to all of you. Welcome to Career Well. कैसे हैं गाइज आप लोग और कैसी चल रही हैं तैयारियां आप लोगों की? एक बार बताएं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हम लोग कर रहे हैं और रेडियो एक्टिविटी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है। अगर आप भी यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो करियर वेल पर करें आईएएस प्रीलिम्स 2025 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियर वेल ऐप। तो गाइज हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे। रेडियो एक्टिविटी को रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता भी कहते हैं। तो उसी के बारे में आज डिटेल से हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टॉपिक के आगाज से पहले आप लोग ये बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, तो हम सेशन का आगाज करेंगे। PYQ क्वेश्चन PDF जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और कोई दिक्कत किसी को? PYQ चाहिए? ठीक है। तनु, नितिन, मोनी यादव, वीरू यादव, जितने लोग भी लाइव हैं जरा कमेंट करेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी कुछ टॉपिक और हो जाने दीजिए। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, स्टार्ट करेंगे रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात की है माय डियर फ्रेंड्स, कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं। जैसे ये सोडियम तैस स्टेबल है ना, ये टूटता नहीं है, डिसइंटीग्रेट नहीं होता। लेकिन सोडियम का ये वाला समस्थानिक लो, सोडियम जिसका मास 24 है, ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? टूटता है। और टूटने के दौरान क्या कर रहा है? टूटने के दौरान ये अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की किरणें निकालता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रिय तत्व। ये नॉर्मल एलिमेंट हो गया सोडियम का, और ये रेडियो सक्रिय तत्व हुआ। और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। क्या बोलेंगे? ये रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय है ना। और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी की जो डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो जरा आप लोग देखिए। लिखा है, देखो, द फिनोमेनन यानी घटना ऑफ स्पॉन्टेनियस डीके। डीके मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है अपने आप, स्पॉन्टेनियस है ना, डीके ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस टू अ स्टेबल न्यूक्लियस। टूटता क्यों है? स्टेबल होने के लिए। बाई एमिटिंग रेडियो एक्टिव रेज, इस दौरान कुछ वो किरणें भी निकालता है। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वो तत्व जो स्वतः विखंडित होते हैं, स्पॉन्टेनियस डीके, स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणें निकालते हैं, ऐसे तत्व कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। तथा यह घटना क्या कहलाती है? रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता कहलाती है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। ठीक है। आएगी पीरियोडिक टेबल, पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में। हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा वो पीरियोडिक टेबल भी होगा, है ना। आरशी कह रहे हैं कि आई हैव जस्ट कंप्लीटेड योर बायो वीडियो, इट वाज रियली गुड। चलिए, शुक्रिया आपका, बायो आपने कंप्लीट कर ली है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको हमने डेफिनेशन को लिख दिया है हिंदी और इंग्लिश में, ताकि हमारा वक्त बच सके। अभी इसको लिखने में हमारा 2 से 3 मिनट चला जाता। तो इसको आपको डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई रेडियो सक्रिय तत्व है और वो टूट रहा है, और टूटने के दौरान क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है कुछ किरणें, अल्फा, बीटा और गामा, तो उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। डिस्कवरी जरा बता दीजिए कि खोज किसने करी थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज, डिस्कवरी किसने करी थी? जल्दी बताइए।
सभी लोग बताएंगे रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बेक्वेरल। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेनरी बेक्वेरल। उन्होंने क्या किया, यूरेनियम रेडियम का सैंपल लिया। किसका लिया? उन्होंने यूरेनियम का सैंपल लिया। किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम का सैंपल लिया तो उन्होंने देखा कि इस यूरेनियम से कुछ किरणें निकल रही हैं। और यहां पर दो प्लेट्स लगा दिए। एक मान लिया कि निगेटिव टर्मिनल इधर लगाया, एक प्लेट को निगेटिव से जोड़ा, एक को पॉजिटिव से जोड़ा, और ये यूरेनियम लिया। ये है यूरेनियम का सैंपल, ये है यूरेनियम। तो उन्होंने देखा कि इस यूरेनियम से कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ रेज निकल रही हैं। इनमें से कुछ किरणें जो हैं वो निगेटिव प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही हैं। मतलब इस पे कैसा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो निगेटिव की तरफ जा रही हैं। पॉजिटिव और निगेटिव में आकर्षण होता था। तो इस रे पे पॉजिटिव चार्ज था, तभी ये निगेटिव की तरफ जा रहा था। तो इसका नाम रखा उन्होंने अल्फा रे। क्या नाम रखा? अल्फा रे, अल्फा किरणें। और कुछ को देखा कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी। इसका मतलब इस पर निगेटिव चार्ज रहा होगा, ऋण आवेश रहा होगा। तो निगेटिव वाले को इन्होंने नाम रख दिया क्या? बीटा रे। क्या नाम रख दिया? बीटा रे, बीटा किरणें। और कुछ जो था, दोनों में से किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा था, सीधे निकल जा रहा था। ब्रह्मचारी टाइप का रे था, ना तो निगेटिव की तरफ आकर्षित हो रहा है, ना तो पॉजिटिव की तरफ, एकदम सीधे निकल जा रहा है। कुछ लोग होते एकदम सीधे चलते हैं ऐसे, और कुछ लोग ताक झाक करते चलते हैं। तो कुछ रेस ब्रह्मचारी टाइप का रेस था, कहीं भी ताक झाक नहीं कर रहा, ना तो इसको इधर वाला आकर्षित कर रहा है, ना तो इधर वाला आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा रहा होगा? ये रहा होगा भाई साहब न्यूट्रल। ये कैसा रहा होगा? न्यूट्रल, उदासीन रहा होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहा होगा। तो इस उदासीन वाले का नाम क्या रखा? गामा रेज। क्या नाम रख दिया? गामा रेज, गामा किरणें, गामा किरणें। और ये जो यूरेनियम था, यूरेनियम को क्या कहा इसने? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा। क्या कहा? जिस यूरेनियम से ये सारी चीजें निकल रही थी, इसको कहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। और इस घटना को, इस फेनोमेनन को उन्होंने क्या कहा? रेडियो एक्टिविटी। क्या कहा? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता। बात समझ में आ रही है? तो रेडियो सक्रियता की जो खोज करने वाले थे वो थे हेनरी बेक्वेरल साहब। कौन थे? हेनरी बेक्वेरल साहब। तो डिस्कवरी का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? हेनरी बेक्वेरल साहब को जाता है। तो डिस्कवरी की बात अगर हम करें, खोज की बात करें कि भाई खोज किसने करी थी, तो हेनरी बेक्वेरल साहब ने करी थी। हेनरी बेक्वेरल। कब की थी ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और यूरेनियम की खोज करने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। यूरेनियम, इन्होंने अपना काम किस पे किया था? यूरेनियम पे किया था। लेकिन फिर दो साइंटिस्ट इस क्षेत्र में और आ गए। आपको पता होगा, एक है मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी साहिबा, और उनके हस्बैंड, उसके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी। तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने बताया लोगों को कि देखो, यूरेनियम नहीं, सिर्फ रेडियम से भी अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। किससे? रेडियम से भी अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। और ये जो रेडियम है ना,
यूरेनियम से 1000 गुना अधिक सक्रिय है। ये जो रेडियम है वो क्या है? मोर एक्टिव, 1000 टाइम्स मोर एक्टिव देन यूरेनियम, 1000 टाइम्स मोर एक्टिव देन यूरेनियम। मैडम क्यूरी ने क्या बताया कि ये जो रेडियम है यूरेनियम से 1000 गुना अधिक सक्रिय है। रेडियम यूरेनियम से 1000 गुना अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय है। ऐसा किसने कहा? मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड प्यारे क्यूरी ने। और ये जो शब्द रेडियो सक्रियता है वो किसने दिया है? तो मैडम क्यूरी ने। तो वर्ड रेडियो एक्टिविटी या टर्म रेडियो एक्टिविटी वॉज गिवन बाई मैडम क्यूरी। ठीक है, तो याद रखना, भले ही रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेरेल साहब ने करी थी, लेकिन ये जो शब्द रेडियो सक्रियता है वो किसने दिया था? मैडम क्यूरी ने दिया था। रेडियम की खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी ने, और उनके हस्बैंड भी थे साथ में, पियरे क्यूरी। तो भाई मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड प्यारे क्यूरी, इंडिया में हम क्या बोलेंगे इसको? प्यारे क्यूरी बोल देते हैं। मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड प्यारे क्यूरी ने रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में बहुत काम किया। इसलिए देखिए हेनरी बेक्वेरेल साहब को, ध्यान से सुनिएगा, हेनरी बेक्वेरेल साहब को, मैडम क्यूरी साहिबा को और उनके हस्बैंड प्यारे क्यूरी साहब को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1903 ईस्वी में, सन 1903 ईस्वी में। ओके, तो क्या क्या बातें याद रखनी है? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेक्वेरेल साहब ने। हेनरी बेक्वेरेल साहब ने किस पे अपना प्रयोग किया? यूरेनियम पे। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी साहिबा ने। साथ में थे उनके हस्बैंड प्यारे क्यूरी। नाम आता है सिर्फ मैडम क्यूरी का। तो रेडियम पे काम किसने किया? मैडम क्यूरी ने। और मैडम क्यूरी ने कहा कि सिर्फ यूरेनियम नहीं, रेडियम से भी अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, और ये रेडियम यूरेनियम से 1000 गुना अधिक सक्रिय है। रेडियम इज 1000 टाइम्स मोर एक्टिव देन यूरेनियम। ऐसा कहा किसने? मैडम क्यूरी ने। इसलिए हेनरी बेक्वेरेल साहब, मैडम क्यूरी साहिबा और उनके हस्बैंड प्यारे क्यूरी साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1903 ईस्वी में। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाई, रेडियो सक्रियता को मापा जाता है ना? रेडियो सक्रियता को मापा जाता है। रेडियो सक्रियता को मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा? तो उत्तर है जीएम काउंटर। क्या नाम है? जिस यंत्र के द्वारा रेडियो सक्रियता को हम लोग मेजर करते हैं उस यंत्र का नाम क्या है? जीएम काउंटर। जीएम काउंटर का फुल फॉर्म क्या है बताइए जरा? रेडियो सक्रियता को मापते हैं हम एक यंत्र से, एक इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर का फुल फॉर्म है गीगर मूलर काउंटर। क्या नाम है पूरा? गीगर और मूलर दो साइंटिस्ट हैं। गीगर और मूलर दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस यंत्र को बनाया था, इसलिए इनके नाम पे रखा गया है जीएम काउंटर। तो रेडियो एक्टिविटी की घटना को हम जीएम काउंटर के द्वारा मेजर करते हैं। एक मिनट, आपके कमेंट्स जरा देख लो, कमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। लेट मी रिफ्रेश द कमेंट, प्लीज वेट। गीगर मूलर काउंटर, मंजीत, क्या बात है भाई, मंजीत ने पहले लिख दिया गीगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर, वेरी गुड, सुप्रिया, मंजीत। केमिस्ट्री की कितनी क्लासेस और होंगी? करीब करीब 30 क्लासेस और लगभग। रेडियम का ये होता है RA होता है, रेडियम का RA। यूरेनियम का क्या होता है? यू से क्या हुआ? यूरेनियम। तो यूरेनियम का सिंबल यू होता है और रेडियम का सिंबल RA होता है। रेडियम का सिंबल क्या होता है? RA होता है। ठीक है, क्लियर है जी? कोई दिक्कत है समझने में अमित साहब? तो इसको हिंदी में क्या लिखें? इसको गीगर मूलर काउंटर ही लिखेंगे, नाम ही है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं गीगर
मूलर और काउंटर, काउंटर ऐसे लिख देते हैं, तो इंग्लिश में लिखे ना, ये यंत्र का नाम है, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत क्या है ना। क्लियर? चलो अब आ जाइए आपके, ये देखिए, ये आपके हो गए, ये मैडम क्यूरी हैं और इनके हस्बैंड हैं प्यारे क्यूरी। ये अपने पेरिस के लैब में जो है रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च करने में सब मसरूफ हैं, है ना। तो प्यारे और मैडम क्यूरी जो है अपने पेरिस के लैब में सन 1907 ईस्वी में काम करते हुए उनकी ये तस्वीर है। हेनरी बेक्वेरल ने चूंकि रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे रेडियो सक्रियता की एसआई यूनिट का नाम रखा गया है बेक्वेरल। ठीक है, तो ये आपके हो गए मैडम क्यूरी और प्यारे क्यूरी, और ये हो गए आपके हेनरी बेक्वेरल, जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले रखी है, लिख रखी है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नोबेल प्राइज मिला था, ये हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हेडिंग डालिएगा रेडियो सक्रियता की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता की इकाइयां। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, तो बेक्वेरल है, बेक्वेरल है, जिसको हम बी क्यू से डिनोट करते हैं, बी क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे क्लियर पूछ रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है, तो बेक्वेरल है। किसके नाम को सम्मान देने के लिए रखा गया है, हेनरी बेक्वेरल साहब, चूंकि इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज करी थी, है ना। हाँ, यूट्यूब चैनल हमारा जो है वो है, अभी बता देता हूं, उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आपको किस तरह के सेशंस चाहिए, उस पर प्रैक्टिस चाहिए, थ्योरी चाहिए, क्या चाहिए, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल इनफ है एपीएफओ के लिए, ठीक है। प्रीवियस अपलोड नहीं हुई है, प्रीवियस लेक्चर की पीएनजी अपलोड नहीं हुई है, अभय कह रहे, ठीक है, अभी करवाते हैं, ठीक है। चलिए, अन्य इकाइयां, रेडियो सक्रियता की अन्य इकाइयां भी हैं। रेडियो सक्रियता की अन्य इकाइयां हैं क्यूरी, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, है ना, क्यूरी और रदरफोर्ड। जैसे सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता की इकाइयां हैं बेक्वेरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, ऑल ऑफ दीज, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। लेकिन अगर जिद पे आ जाए कि नहीं तुम बताओ रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है, तब आप भी जिद पे बोल दीजिएगा बेक्वेरल, है ना। तो रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेक्वेरल है, लेकिन रेडियो सक्रियता की अन्य इकाइयां भी हैं क्यूरी और रदरफोर्ड। तो क्यूरी और रदरफोर्ड रेडियो सक्रियता की अन्य इकाइयां हैं। तो अगर सिंपल सा सवाल होता है कि रेडियो सक्रियता की इकाई निम्नलिखित में से है बेक्वेरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, उपर्युक्त सभी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि रेडियो सक्रियता की एसआई मात्रक बेक्वेरल है, रेडियो सक्रियता की अन्य इकाइयां क्यूरी और रदरफोर्ड है, ठीक है। बाकी इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसको आपको याद नहीं करना। इतनी ही बातें, दो बातें आपको लिखनी है। कोई दिक्कत है किसी को बताइए। महेश, सुरेश, कमलेश, नेपाल साहब से। रोहित कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, इसमें समझना क्या, ये तो याद करना है ना। रेडियो सक्रियता की इकाइयां, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है, याद करना है, बेक्वेरल, इसमें समझना नहीं है। रेडियो सक्रियता की अन्य इकाइयां क्या है, क्यूरी और रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, आगे पढ़ेंगे, इसलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं, है ना। कृत्रिम रेडियो सक्रियता क्या है, जरा देखें इसे। हम पहले इसको समझ लेते हैं, फिर जो लिखा हुआ है वो अपने आप समझ में आ जाएगा।
ये ऐसा लिख देता हूं ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स आ जाए, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखने से बेटर है कि पूरा एक प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाए। अब कृत्रिम रेडियो सक्रियता क्या है ना, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी है, क्या है उसको आप समझिए। जैसे सपोज करो कि कोई एटम है, मान लिया ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर होता है 23। ये नॉर्मल है सोडियम, ये नहीं टूटता है। लेकिन सोडियम का ये वाला आइसोटोप, आइसोटोप पढ़ा है सबने, जिसने नहीं पढ़ा है अब वो मैं शब्द यूज करूंगा आइसोटोप तो उसको लगेगा ये आइसोटोप क्या है, आइसोटोप क्या है, समझ में नहीं आएगा उसको, है ना। तो सोडियम का ये आइसोटोप है 23 वाला और ये आइसोटोप है 24 वाला। तो जो बच्चे नए हैं, जिसने पुराना लेक्चर नहीं देखा है, उनसे गुजारिश है मेरी कि पुराना लेक्चर देख लें, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी पढ़ने में, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला सोडियम, ये स्टेबल है, स्टेबल है, अस्थाई है ना, यानी नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय नहीं है, ये रेडियो सक्रिय नहीं है ना, मतलब ये नहीं टूटता है, स्टेबल है ये। लेकिन ये वाला जो है सोडियम 24, ये क्या है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अस्थाई है, ये अस्थाई है ना, अस्थाई है। और ये क्या है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, अपघटित हो रहा है या विखंडित हो रहा है, टूट रहा है, ये विखंडित हो रहा है, अपने आप टूट रहा है, इसको कोई तोड़ नहीं रहा है। तो ये कहलाएगी आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरली ये टूट रहा है, इसको कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, ये कहलाएगा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, ठीक है, अपने आप टूट रहा है। तो ये सोडियम जो है 23 वाला जो सोडियम है, वह सोडियम जिसका मास 23 है, ये स्टेबल है, ये टूटता नहीं है। लेकिन 24 जिसका मास है, वो सोडियम जिसका 24 है, ये अनस्टेबल है और ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है, टूटता रहता है और अल्फा बीटा गामा निकालता रहता है, अल्फा बीटा और गामा निकालता रहता है, ठीक है, अपने आप। तो ये कहलाएगा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब सपोज करो, ध्यान दो कि ये कोई एलिमेंट है एक्स, जो कि क्या है, स्टेबल है, अस्थाई है, मतलब नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडियो सक्रिय नहीं है, रेडियो सक्रिय नहीं है, मतलब ये टूट नहीं रहा है, स्टेबल है। अब हमने इस पे क्या कराया कि इस पर न्यूट्रॉन का या अल्फा का अटैक करवा दिया, टकरा दिया इससे। अच्छा खासा तत्व था, स्टेबल था, इस पर हमने न्यूट्रॉन या अल्फा का क्या करवा दिया, टक्कर लगवा दिया। तो अब ये जो है एलिमेंट चेंज हो गया, दूसरे में वाई में बदल गया और क्या हो गया, ये रेडियो एक्टिव हो गया। क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, रेडियो सक्रिय हो गया, रेडियो सक्रिय हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया। पहले स्टेबल था, अनस्टेबल था, अब क्या हो गया, अस्थाई हो गया और अल्फा बीटा और गामा निकालने लगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिव था नहीं, हमने रेडियो एक्टिव बनाया इसे। जैसे ऐसे समझ लो, ज्यादा समझ में आएगा। ये एक लड़का है मासूम सा, जो घर से स्कूल, स्कूल से घर जाता था, एकदम क्या था, स्टेबल टाइप का आदमी था, अस्थाई था, इसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसको दोस्त से इसकी जो है ये मतलब खुशी देखी नहीं गई, तो इसके रास्ते में उसने एक
लड़की को प्लान कर दिया। अब इससे ये टकराया, निगाहें टकराई और क्या हुआ, ये हो गया आशिक। पहले क्या था, पहले स्टेबल था, इसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही इससे टकराया अब ये क्या बन गया, आशिक बन गया, आशिक बन गया। अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया और ये टूट गया, इश्क में टूटकर दर्द, आंसू और आहें रिलीज करने लगा। तो ये जो आशिक बना, इस आशिकी को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड आशिकी। ये आशिक था नहीं, इसको आशिक बनाया गया। गाना नहीं सुना है, आशिक बनाया आपने, तो ये कृत्रिम रूप से इसको बनाया गया। तो वो अच्छा खासा तत्व जो रेडियो एक्टिव था नहीं, उस पर हमने न्यूट्रॉन को टकराकर या अल्फा कण को टकराकर उसको रेडियो एक्टिव बना दिया। ये कहलाएगा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। तो ये स्टेबल था बेचारा, आशिक नहीं था, लेकिन इससे टकराते ही अब ये आशिक हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया। अब टूटने लगा और दर्द, आंसू, आहें निकालने लगा, अल्फा और बीटा गामा रिलीज करने लगा। तो ये आशिक था नहीं, आशिक बनाया आपने, वो वाला हो गया। इसी को हम कहते हैं क्या, इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। तो देखो क्या लिखा है, अब ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा। बोलता है कि द प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अस्टेबल मतलब नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, एक स्टेबल यानी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट या न्यूक्लियस चेंज्ड इनटू एन अनस्टेबल मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग इट with high speed particles like alpha, like proton and neutron। तो एक स्टेबल एटम पर या न्यूक्लियस पर हमने किसका बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फा का, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का। तो अब वो क्या बन गया, जो स्टेबल था अनस्टेबल हो गया, मतलब रेडियो एक्टिव हो गया। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तत्व कृत्रिम तरीके से किसी ज्ञात तत्व के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में उस तत्व पर तीव्र वेग वाले कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण का प्रहार कराया जाता है। तो किसी अस्थाई तत्व पर या नाभिक पर हमने अल्फा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का अटैक करवा दिया, तो अब वो चेंज हो गया किसमें, रेडियो एक्टिव में। इस घटना को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। और आपको जानकर हैरत होगी कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी, आप लोग कमेंट करें। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? ठीक है जी। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तत्व कृत्रिम तरीके से उसको रेडियो सक्रिय बनाया जा रहा है। कैसे? न्यूट्रॉन, अल्फा या प्रोटॉन का उस पर अटैक करवा करके। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? आयरीन क्यूरी कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले थी आयरीन क्यूरी और इनके हस्बैंड एफ जूलियट। और आपको शायद जानकर हैरत होगी कि आयरीन क्यूरी जो है वो कौन है? मैडम क्यूरी और प्यारे क्यूरी की बेटी हैं। मैडम क्यूरी और प्यारे क्यूरी की बेटी है ये कौन? आयरीन क्यूरी। और एफ जूलियट इनके हस्बैंड है। और इन दोनों को 1935 में इन दोनों को भी नोबेल प्राइज दिया गया कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने के लिए। और इनको 1935 में इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया। 1935 में इन दोनों को इस खोज के लिए क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। ठीक है जी। और आयरीन क्यूरी कौन है? ये आयरीन क्यूरी कौन है, किसकी बेटी हैं? ये जो हैं वो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी की बेटी हैं। पियरे क्यूरी की बेटी है कौन? आयरीन क्यूरी। और इसके हस्बैंड है एफ जूलियट। तो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी थी कौन?
आयरिन क्यूरी और पियरी क्यूरी, इनको 1903 में नोबेल प्राइज मिला था, और इनकी बेटी है आयरिन क्यूरी और उनके हस्बैंड है एफ जूलियट, जिनको 1935 में कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लास नहीं रुक रही है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक समझने में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब जो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं वो है रेडियो सक्रिय किरणों से, और एक चार्ट में जो 2-3 पेजेस पे लिखा रहता है, एक चार्ट में हम क्या करेंगे, तीनों रेज को हम फिनिश करेंगे, और वहां से पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में रहेंगे। अभी भी दिक्कत आ रही है क्लास में? जरा बताइएगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि कह रहे हैं कि क्लास स्टॉप हो गई थी। नोबेल प्राइज का एयर कम से कम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नो प्रॉब्लम ना? तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो हैं, अब आ जाते हैं रेडियो सक्रिय किरणें, रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, ये 2-3 पेजेस पे जो चीज लिखी रहती है उसको हम एक जगह समेटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा यहां से क्वेश्चन की भरमार है। 1935 में मिला था, है ना? 1935 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो नोबेल प्राइज खोज करी थी किसने, कब? 1934 में उन्होंने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करी थी, और 1935 में कब क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किनको? आयरिन क्यूरी और एफ जूलियट को, उनकी डिस्कवरी पर। कौन सी डिस्कवरी थी? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं रेडियो एक्टिव रेज। हमने कहा कि अगर कोई रेडियो सक्रिय तत्व टूटता है तो टूटने के दौरान अल्फा बीटा गामा किरणें निकालता है। ठीक है, तो ये जो अल्फा किरणें हैं, जो बीटा किरणें हैं और जो गामा किरणें हैं, इनके बारे में एक स्लाइड पे हम जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इन तीनों किरणों की उत्पत्ति कहां से होती है, तो आप क्या पढ़ रहे हो? केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो कि न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे हो? बताओ। 1934 में खोज करी थी इसने, किसकी? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की, और नोबेल प्राइज इनको क्या मिला था? 1935 में। ठीक है, अब क्लियर हुआ सोमदत्त? चलिए, बैच की वैलिडिटी किस बैच की बताइए? सरम वर्मा, किस बैच की वैलिडिटी में दिक्कत आ रही है? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अल्फा बीटा और गामा किरणें कैसे निकल रही हैं, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू निकल रही हैं। वो एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है वो अल्फा बीटा और गामा किरणें निकाल रहे हैं। तो ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। तो अल्फा भी कहां से निकलेगा? न्यूक्लियस से निकलेगा। बीटा भी कहां से निकलेगा? न्यूक्लियस से निकलेगा। और गामा भी कहां से निकलेगा? न्यूक्लियस से निकलेगा। तो तीनों की जो उत्पत्ति है वो नाभिक से होती है। तीनों की उत्पत्ति नाभिक से होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन है तो नाभिक से होगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है साइंस का सुरूर, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा इस पे। साइंस का सुरूर नाम से टेलीग्राम है। ठीक है, नेचर बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा क्या है, तो अभी इस स्लाइड को हम फिर दोबारा देखेंगे। अगर मैं पूछूं कि अल्फा रेज क्या है ना, अल्फा किरणें क्या हैं, तो यहां से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। पहले अल्फा के बारे में समझ लीजिए, फिर बीटा गामा आसान है। तो आपको लिखा मिलेगा कि अल्फा किरणें क्या है दरअसल, तो ये हीलियम 2+ है। हीलियम 2+ को अल्फा कहते हैं। या इसी को लिखा मिलेगा क्या? हीलियम आयन, इसी को बोलेंगे ना हीलियम आयन। क्या बोलेंगे? हीलियम आयन कहेंगे इसको। या इसी को क्या बोल सकते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम नाभिक। समझ में आया या नहीं आया? क्यों बोल रहे हैं?
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्फा किरणें होती हैं, ऑप्शन में रहेगा हीलियम 2+ या हीलियम आयन या हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक क्यों? देखो, आप जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होता है? 4। सबको पता है? सबको पता है ना? हीलियम की परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। तो इस लिहाज से आपको सिखाया है मैंने कि बताओ कि इसमें प्रोटॉन्स कितने? तो आप कहेंगे सर 2। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो 2। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन्स कितने? भाई न्यूट्रॉन्स कितने? तो यहां से मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, तो 4 - 2 = 2। ये हो गया तुम्हारा हीलियम। क्या हो गया? हीलियम। अब ये मान लिया कि हीलियम था, ठीक है, हीलियम था, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, इसमें प्रोटॉन्स थे 2, इलेक्ट्रॉन्स थे 2 और न्यूट्रॉन्स थे 2। अब इससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो कितना बचा बताओ? हीलियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो क्या बचा इसके पास? भाई 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या बचा? 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन पे कैसा चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, तो ये बन गया हीलियम आयन, हीलियम 2+। क्या बन गया? हीलियम 2+। यही हीलियम 2+ आपका अल्फा है। हीलियम 2+ को ही अल्फा कहते हैं, है ना? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों को आपने निकाल लिया, तो सिर्फ प्रोटॉन बचा। 2 प्रोटॉन पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसको हीलियम न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? देखो, हीलियम का अगर हम डायग्राम बनाएं, हीलियम का डायग्राम बनाएं बोर के मुताबिक, तो ये के शेल हुआ और ये एल शेल हुआ, ठीक है? के शेल हुआ, एल शेल हुआ। तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कहां रहेंगे? अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। कहां रहेंगे? न्यूक्लियस में। और 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहेंगे। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से हमने क्या किया? दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसमें थे, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया हमने। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, बनेगा हीलियम 2+, है ना? तो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन था, निकाल लिया, तो सिर्फ क्या बचेगा इसमें? न्यूक्लियस ही बचेगा ना। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो इसीलिए हम अल्फा को बोलते हैं हीलियम 2+, या ऑप्शन में रहेगा हीलियम आयन, या क्या लिखा रहेगा? हीलियम न्यूक्लियस। बात आ रही है समझ में? तो एक सवाल तो यहां से मिल गया, ठीक है? तो सिंपल आपको याद रखना है कि अल्फा कण क्या होते हैं या अल्फा रेज क्या होते हैं। तो बोलिएगा हीलियम 2+ होते हैं, या हीलियम आयन होते हैं, या हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। अब देखो, जिस बंदे ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसको यह समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। तो वो डायरेक्ट याद कर लीजिए कि अल्फा किरणें होती हैं हीलियम 2+, हीलियम आयन या हीलियम न्यूक्लियस। कोई जरूरी नहीं सब याद रखना, जीएस में विद्वान नहीं बनना है, बस ऐसे याद कर लीजिए। वापस आते हैं हम। तो अगर पूछा जाए कि भाई अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा नाम क्यों रख दिया गया था उस समय? क्योंकि भाई जो हेनरी बेक्वेरेल थे उसको पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है ना? हेनरी बेक्वेरेल साहब ने जब यूरेनियम का सैंपल लिया तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, कुछ किरणें निगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं, और कुछ किरणें जो है सीधे निकल जा रही हैं। पर ये किरणें हैं क्या, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उसका नाम ऐसे ही दे दिया, क्या? एक का नाम रख दिया अल्फा, एक का नाम रख दिया बीटा, दूसरे का नाम रख दिया गामा। जिस तरह से जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी तो रॉन्टजन साहब ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी, पर ये एक्सरे है क्या उस समय उनको कुछ पता नहीं चला। बस मानना था कि कुछ किरणें निकल रही हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही हैं, तो ऐसे ही उसका नाम रख दिया एक्स रे।
तो अभी तक आप इसको पढ़ रहे हैं एक्स रे। वो नाम रख देते वाई रे तो आप पढ़ते वाई रे। वो उस समय नाम दे देते जेड रे तो आप कहते जेड रे। तो एक्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रॉन्टजन साहब को उस समय कुछ समझ में नहीं आया कि ये रेज हैं क्या। बस इतना पता था कि कुछ किरणें हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही हैं, उसका नाम ऐसे लिख दिया एक्स रे। वो कह देते वाई रे तो आप वाई रे कहते। लेकिन अब हम जानते हैं कि एक्सरे है क्या। उसी तरह से जब हेनरी बेक्वेरेल साहब ने यूरेनियम की खोज करी और यूरेनियम पर जब प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें निकल रही हैं, है ना। कुछ किरणें जो हैं वो निगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं, उसको गामा कह दिया। कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं, उसको बीटा कह दिया। कुछ सीधे चली जा रही थी, उसको गामा कह दिया। लेकिन ये किरणें दरअसल हैं क्या, उनको समझ में नहीं आया, तो ऐसे नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। तो आप कह रहे हैं अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। अगर कोई इंडियन डिस्कवरी करता तो नाम रख देता का रे, खा रे, गा रे, तो आप कह रहे होते का खा गा रे, है ना। लेकिन अब हम जानते हैं कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अल्फा क्या है तो क्या बोलिएगा? अल्फा जो है वो हीलियम आयन है। क्या है? हीलियम आयन है, या हीलियम 2+ है, या हीलियम नाभिक है। हीलियम नाभिक है, बस इतना याद रखना है, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। तो इनकी प्रकृति क्या है? अल्फा क्या है तो याद करिएगा, ऑप्शन में यही मिलेगा जो मैं लिख रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि अल्फा क्या है तो हीलियम आयन है, या हीलियम 2+ है, या हीलियम नाभिक है, बस इतना याद रखें। बीटा क्या है तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीटा क्या है? बहुत तेज गति से मूव करती हुई इलेक्ट्रॉन की एक पुंज है, एक बीम है, इलेक्ट्रॉन की बीम। और गामा क्या है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। तो 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गए। अल्फा की प्रकृति क्या होती है? हीलियम आयन, या हीलियम नाभिक, या हीलियम 2+। बीटा क्या होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। गामा क्या होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। 3 याद कर लेना है, ठीक है। लखन साहब समझ में आ रही बातें? याद करना है, ज्यादा नहीं समझना। अब आ जाइए आवेश, इन पे चार्ज कितना होता है। तो आप जान ही रहे कि अल्फा पे +2 चार्ज होगा, बीटा इलेक्ट्रॉन है तो -1 चार्ज होगा, और चूंकि गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेव पे कोई चार्ज होता नहीं, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो 3 सवाल फिर मिल गए। अल्फा पे कितना आवेश? +2, बीटा पे -1, गामा पे न्यूट्रल। क्वेश्चन पेपर भरे पड़े हैं इन सब सवालों से, है ना। उसके बाद आ जाइए स्पीड। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी तो गामा की होगी। क्यों? गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश की चाल से चलते हैं। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं वो प्रकाश की चाल से चलते हैं। तो गामा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये कैसे चलेगा? प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, यानी मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? गामा की होगी। सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम किसकी होगी? तो अल्फा की होगी, और इसकी जो होगी वो मध्यम होगी। यानी ये स्लो है, ये फास्ट है, और मतलब इससे फास्ट है, और ये तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चल रही है, प्रकाश की चाल से ही चल रही है। तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी क्योंकि ये प्रकाश की चाल से चल रहा है। इसकी स्पीड क्या होगी? मीडियम होगी। इसकी स्पीड सबसे कम होगी। अब जो सवाल पूछा जाता है आयोनाइजेशन पावर या आयोनाइजिंग पावर, आयनन क्षमता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना कि एक चार्ट में हमने 2-3 पेजेस को यहां पर समा दिया है, ताकि एक बार आप देखो इन तीनों रेज के बारे में क्वेश्चन बनाने में कभी आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। देखिएगा आयोनाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो कि ये मान लिया कि कोई सिलेंडर है और उसमें गैस भरा हुआ है, ये गैस है, और इस गैस से हम अल्फा को, बीटा को और गामा को गुजार रहे हैं।
तो बताइए कौन गैस को ज्यादा चार्ज करेगा, आयोनाइज करेगा, आयनीकृत करेगा? बताइए, अल्फा, बीटा के गामा? अर्पिता देवी, बिल्कुल दिख रहा है, बताइए। बीटा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन ही है। जैसे प्रकाश आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वह वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, है ना? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। तो सबसे ज्यादा आवेश किस पर है? अल्फा पे है ना, +2। तो जब ये गैस से गुजरेगा तो गैस को ज्यादा चार्ज करेगा, ज्यादा आयोनाइज करेगा। तो याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा आयनन क्षमता किसकी होती है? अधिकतम किसकी होती है, ये पूछा जाता है। आयनन क्षमता सबसे अधिकतम किसकी होती है? तो अल्फा की होगी। और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होगी गामा की, क्योंकि इस पर तो कोई आवेश ही नहीं है, तो कैसे आवेशित करेगा दूसरे को? और इसकी क्या होती है? मध्यम होती है, बीच बीच का होता है, मॉडरेट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट होता है पेनिट्रेटिंग पावर, वेधन क्षमता या भेदन क्षमता भी लिख देते हैं कभी कभी किताबों में, देखिएगा, वेधन क्षमता या भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या है? सपोज करो कि ये कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है जी, ये कोई दीवार है, और इस दीवार से हम अल्फा, बीटा और गामा को गुजार रहे हैं। तो कौन पेनिट्रेट करता हुआ, इसको भेदता हुआ निकल जाएगा जल्दी? कौन इस दीवार को पेनिट्रेट करता हुआ, भेदता हुआ जल्दी निकल जाएगा? तो आप कहिएगा सर वेधन क्षमता किस पे डिपेंड करेगी? तो स्पीड पे डिपेंड करेगी। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? गामा की। तो सबसे अधिकतम भेदन क्षमता गामा की होगी, है ना? तो अधिकतम होगी गामा की, और न्यूनतम किसकी होगी? अल्फा की। और मध्यम किसकी होगी? अल्फा की। इन दोनों के बीच बीच की मध्यम। तो देखो, दो सवाल यहां से बार बार पूछे जाते हैं कि आयनन क्षमता अधिकतम किसकी? आयनन क्षमता अधिकतम किसकी? अल्फा की। वेधन क्षमता अधिकतम किसकी? गामा की। तो दो सवाल इतने बार पूछे हैं कि सब बच्चों को ऐसे याद रहता है, जबानी याद रहता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? शुक्रिया अर्पिता, आपका साइंस आ रही है समझ में? अरे ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा तेजी से निकलेगा ना। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? गामा की। तो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा गामा का होगा, है ना? चलिए, और इसकी सबसे कम स्पीड है, सबसे स्लो स्पीड है किसकी? अल्फा की। तो इसकी वेधन क्षमता सबसे कम होगी। तो कितनी बातें याद रखनी? सबसे पहले याद रखना है नेचर। अल्फा क्या है? तो बोलिएगा हीलियम आयन है, या हीलियम 2+ है, या हीलियम नाभिक है। बीटा क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। गामा क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा पे कितना आवेश? +2। बीटा पे कितना? -1। गामा कैसा होता है? न्यूट्रल। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? गामा की। सबसे कम स्पीड होगी अल्फा की। इसका बीच बीच का होगा। आयनाइजिंग पावर मैक्सिमम किसकी? अल्फा की। पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम किसकी? गामा की। ओके, अब देखिए कुछ और बातें। नोट हो गया तो बता लीजिएगा। डन। हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, इसको अभी एक्सप्लेन करके गामा को खत्म करके हम समेटते हैं। अभी एक नंबर समझ में आ रहा है? चलिए, बढ़िया है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम डाल रहे हैं, चैप्टर वाइज डलवा देंगे इसका, ठीक है? टेलीग्राम पे जाइएगा तो इसका क्वेश्चन हमने डाल रखा है, बना लीजिएगा। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का डाल रखा है टेलीग्राम पे, ठीक है? चलिए, अब जैसे हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि ये जो गामा है ना, गामा की जो स्पीड है वो क्या है? मैक्सिमम है। वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो गामा की जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम है।
तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, गामा की। तो गामा की वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो गामा की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी मतलब गतिज ऊर्जा होगी, गामा की जो गतिज ऊर्जा होगी ये भी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। क्यों? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है क्या, टोटल एनर्जी। तो चूंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। सो आपने देखा कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होगी, सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर इसकी होती है। तो पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या थी, मैक्सिमम हो गई इसकी। वेधन क्षमता, वेधन क्षमता भी इसकी क्या हो गई, अधिकतम हो गई, वेधन क्षमता अधिकतम हो गई। और इसकी वजह से ये डेंजरस हो गया, घातक हो गया। अगर पूछा जाए कि अल्फा बीटा गामा में तीनों में मोस्ट डेंजरस कौन, सबसे अधिक घातक कौन, तो आप क्या बोलिएगा, गामा बोलिएगा। अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा घातक कौन, तो आपका गामा हो गया। और इसलिए ये जीन म्यूटेशन कर सकता है। क्या कर सकता है गामा, क्या कर सकता है, जीन म्यूटेशन। क्या कर सकता है, जीन म्यूटेशन। राइटिंग नहीं आ रही समझ में, चलो अच्छा लिखता हूं मैं, कोशिश करता हूं। जीन उत्परिवर्तन करता है, जीन उत्परिवर्तन करता है। तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि अल्फा बीटा गामा में कौन जीन म्यूटेशन कर सकता है, कौन जीन उत्परिवर्तन कर सकता है, तो उत्तर है गामा। यानी अगर हम आपकी बॉडी से अल्फा बीटा गामा को गुजार दें तो ये जो गामा है, गामा की वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, टोटल एनर्जी मैक्सिमम है, पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम है, ज्यादा डेंजरस है, तो आपके जीन को चेंज कर देगा। इसीलिए जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए तो एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ, परमाणु विस्फोट हुआ, जिससे गामा किरणें निकली। और गामा किरणें जब लोगों की बॉडी से गुजरी तो उसके जीन को चेंज करती हुई चली गई, जिसकी वजह से वहां की जनरेशन अभी तक अपाहिज पैदा हो रही है, अभी भी उस रेडिएशन का असर है। तो देखो कितनी बातें आपको याद रखनी है गामा से, कि गामा का वेग अधिकतम, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी अधिकतम, तो कुल ऊर्जा भी अधिकतम, तो पेनिट्रेटिंग पावर यानी वेधन क्षमता भी अधिकतम। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस पूछा गया कि तीनों में सबसे अधिक घातक कौन है, तो गामा है। तीनों में से जीन म्यूटेशन कौन कर सकता है, तीनों में से जीन म्यूटेशन कौन कर सकता है, तो उत्तर था आपका गामा। अगर गामा को आपकी बॉडी से गुजार दिया जाए तो ये आपके जीन को चेंज कर देगा, और जीन का चेंज होना कहलाता है जीन म्यूटेशन, दैट इज जीन उत्परिवर्तन। इतनी बातें याद रखेंगे। हैंड रिटन नोट्स। अच्छा हाँ, एक बात आपने अनु ठीक याद दिलाया, जो बच्चे जिनकी एक बच्चा मुझे बता दो आप, जिनकी राइटिंग बनती है अच्छी हिंदी में, और एक बच्चा बता दो मुझे जिनकी राइटिंग बनती है इंग्लिश में अच्छी। वो नोट्स बनाते जाइए और प्रॉपर भेजते जाइए मेरे को, है ना, ताकि हम वो हैंड रिटन नोट्स फिर अपलोड कर सकें। तो एक इतनी हेल्प कर दीजिए मेरी, आप लोगों से गुजारिश है ना, कि एक बच्चा अभी तक जितना आपने बनाया है वो मुझे भेज दीजिए, और रोज डेली वाइज आप क्या करें,
सेंड करते चले जाइए। तो एक हिंदी मीडियम का बच्चा जो हिंदी में नोट्स बना रहा हो, जिसकी राइटिंग अच्छी हो, और एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा जिनकी राइटिंग अच्छी बनती हो, हमसे अच्छी बनती हो, मेरी तो अच्छी नहीं बनती, ठीक है, तो वो मुझे सेंड कर दीजिए। अभी जैसे मान लिया आज 7वीं क्लास है शायद, तो वो पूरा अभी तक का सेंड कर दीजिए, फिर डेली वाइज मुझे सेंड करते जाइएगा, ठीक है। हाँ, गामा सूर्य में भी होती है, कम होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, है ना। इंग्लिश में शिवा यादव, ठीक है, तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो मैं आप नंबर दे देता हूं, इस नंबर पर मुझे सेंड कर दीजिएगा 9990763236, ठीक है जी, 9990763236, ये व्हाट्सएप का नंबर है मेरा। तो इतनी हेल्प कर दीजिए मेरी आप लोग। तो एक इंग्लिश वाला, एक हिंदी वाला, तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा फिर। स्टैटिक जीके का मैं बात करता हूं कि क्या है उसका। तो 9990763236, ठीक है। चलिए, तो आज रहने देते ही यहीं तक, फिर व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे दोनों में अच्छी है तो दोनों सेंड कर दीजिएगा, पर आप तो किसी एक ही में नोट्स बनाइएगा ना, ठीक है जी। कॉल कीजिएगा तो उठेगा नहीं, दिन भर तो मैं क्लास में रहता हूं। इंस्टा पे आप मैसेज करिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए हम लोगों का मोबाइल कहाँ है पता नहीं है, कहीं पे रख दिया होगा, तो मोबाइल फोन यूज नहीं करते क्लास में। अब जब तक मैं क्लास में रहूंगा वो किसी का मतलब नहीं उठता फोन, तो फिर शाम को जाकर के सबको फिर देखना पड़ता है, सबके मिस कॉल देखने पड़ते हैं, फिर उसका रिप्लाई करना पड़ता है। अगर किसी का छूट गया तो उसको लगता है कि अरे आदमी तो घमंडी हो गया, जवाब भी नहीं देता, रिप्लाई भी नहीं करता। पर देखिए नेचर ऑफ वर्क होता है लोगों का। अब हम क्लास के समय थोड़ी ना बात कर सकते हैं या हम किसी का मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो भाई बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आपको लगता होगा मेरी क्लास हो गई, अब तो खत्म हो गए, सर फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। तो यूट्यूब चैनल हम शेयर कर देंगे आप लोगों को, है ना, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे उसका लिंक, और हम आपका इंस्टा पे भी बता देंगे, और फिर यहाँ पे भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ पे भी आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना। कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लाइव बैच है विनय साहब। तो यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो अभी अभी चूंकि नया कल ही बना है, वो है साइंस बाई जुबैर एहसानी, साइंस बाई जुबैर एहसानी, ठीक है जी। ये यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। इस पे हम प्रैक्टिस वगैरह लाएंगे, जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस वगैरह हम लोग करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।